नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्वाति अग्रवाल। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी और मैं आप लोगों के सामने इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कुछ अमेजिंग फैक्ट जिसको जान के आप लोग होने वाले हैं बहुत ही हैरान। और हम लोग यहाँ पर उन फैक्ट्स को करते हैं शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट है तैयार। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जाओ और वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी तो पता लगे कि कितनी अमेजिंग चीज़ें चल रही है हमारे आसपास। न्यूज़ नंबर 1, अनअकैडमी सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। जी हाँ, अनअकैडमी सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की ये जो ग्रेट ग्रैंड बाहुबली टीम है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स लेकर आई है। और ये जो पूरी टीम है, ये एक पूरी लर्निट्स की टीम है। जी हाँ, ये बेसिकली बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, लर्न फ्रॉम द लर्निट्स। हर एक एक्सपर्ट आपकी सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट की जर्नी को बनाने आ रहा है बहुत ही आसान। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ 18,900 के सब्सक्रिप्शन प्राइस पे आपको मिलेगा 2 इयर्स का अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, जो कि प्लस नहीं है बच्चों, मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि वहाँ पर आपको टीचर्स का कंटेंट यानी कि उनके साथ क्लासरूम वाली लाइव क्लासरूम वाली फील आएगी, +2 पे इंट्रैक्शन है, डाउट सॉल्विंग सेशन है, बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं प्लस पे। तो आप ज़रूर जाइए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपको यूज़ करना है कोड स्वाति रेन SWATI10। नाउ अभी कई सूत्रों के हवालों से हमें पता लगा है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस के बारे में। जी हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस के बारे में, जिसको लेकर बच्चे हो रहे हैं परेशान। क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या है वो केस, ध्यान से देखो और सुनो यहाँ पर। राइट, 1856 में हुआ एक केस। क्यों अभी बच्चों को कर रहा है परेशान, ऐसा क्या है इस केस में जिससे बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं? 1856 का ये केस कहता है, द केस इज अबाउट द पार्टीज रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्विन और रॉयल ब्रिटिश बैंक, दो अलग अलग पार्टीज, दोनों के बीच में एक पॉइंट को लेकर हुआ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए है बहुत ही रेलेवेंट चीज़। 1856 में मिस्टर टर्क्विन को ऑफिशियल लिक्विडेटर अनाउंस किया था, ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाया गया था एक रेलवे कंपनी का, है ना, एक ऐसी रेलवे कंपनी जो इंसॉल्वेंट थी और वो लिक्विडेट हो रही थी। तो उसका ऑफिशियल मैनेजर या लिक्विडेटर, तो जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो उस समय ऐसे किसी बंदे को अपॉइंट किया जाता है जो कि लिक्विडेटर का काम करता है। तो दैट पर्सन वाज अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। कंपनी का क्या नाम था? द कंपनीज नेम वाज कॉमरन कोल बुक स्टीम कोल एंड स्वसिया एंड लीकर रेलवे कंपनी। सो बेसिकली इट वाज अ रेलवे कंपनी जिनका काम था कि वो रेलवे के ट्रैक्स बनाते थे, रेलवे की बोगीज बनाते थे। बट दैट कंपनी अनफॉर्चुनेटली बिकेम इंसॉल्वेंट। अब आगे क्या हुआ? अब कुछ बेसिक रूल्स हैं, हम सब ने पढ़ा है कंपनीज के आर्टिकल्स को लेकर और कंपनी के मेमोरेंडम को लेकर, उसी कॉन्सेप्ट पे ये केस है। और आगे ऐसा हुआ कि जब ये कंपनी फॉर्म हुई थी, 1844 में कंपनी फॉर्म हुई थी, 56 में लिक्विडेट हो गई। सो 1844 में जब ये कंपनी फॉर्म हुई थी तो उसी समय उन्होंने रॉयल ब्रिटिश बैंक से, ठीक है, दैट वाज अ बैंक, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी बिग बैंक। सो रॉयल ब्रिटिश बैंक से उन्होंने 2000 पाउंड का एक बॉन्ड लिया था। ठीक है, बॉन्ड बेसिकली सिक्योर्ड था, राइट, और सिक्योर्ड कहाँ से था? कंपनी के अपने ड्राइंग ऑन करंट अकाउंट से सिक्योर था। सो बेसिकली बॉन्ड था प्रॉपर, इट्स काइंड ऑफ अ लोन अरेंजमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द बैंक। ओके, अब आगे क्या? कंपनी का जो बॉन्ड था वो कंपनी की कॉमन सील लगी हुई थी। तो उस बॉन्ड पे क्या था? कंपनी की कॉमन सील लगी हुई थी, प्लस उसके 2 डायरेक्टर्स और एक सेक्रेटरी का साइन भी था उस बॉन्ड पे। अब लास्ट में जब कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई और जब बैंक ने कंपनी से अपने ड्यूज़ मांगे कि बॉस वो जो बॉन्ड था उसके पैसे आप हमें दे दीजिए, वी आर द फर्स्ट वन हु शुड बी पेड,
तो उस समय कंपनी वॉज स्यूड एंड इट वॉज एलर्ज्ड दैट कि जो रजिस्टर्ड डीड है ना, जो रजिस्टर्ड डीड है, रजिस्टर्ड डीड मतलब आज हम उसे किस नाम से जानते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की आउटर बाउंड्री डिसाइड करता है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के मैनेजमेंट की बाउंड्री डिसाइड करता है। यानी कि कंपनी के पावर में क्या है या नहीं है वो हमने सीखा है मेमोरेंडम से, और कंपनी के मैनेजमेंट के हाथ में क्या है और क्या नहीं है वो हमने सीखा है आर्टिकल से। अब आर्टिकल्स के अंदर डायरेक्टर्स को बोरो करने का ऑथराइजेशन एक ही कंडीशन पे था, ठीक है। सो आर्टिकल्स के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जो डायरेक्टर्स को फॉलो करने होते हैं, मैनेजमेंट को फॉलो करने होते हैं। सो डायरेक्टर्स के लिए कंडीशन थी कि अगर वो कभी भी बोरो करते हैं कहीं से भी कुछ भी अमाउंट, तो वो कहाँ से बोरो कर सकते हैं, दे कैन बोरो फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो वन रूल डन। द सेकेंड रूल वॉज जब भी उनको कोई भी अमाउंट बोरो करना होगा तो उन्हें शेयर होल्डर्स को बुलाकर रेजोल्यूशन पास करवाना होगा। सो कंपनी का रेजोल्यूशन पास कराना होगा। रेजोल्यूशन मतलब हम सबको पता है रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है व्हेन शेयर होल्डर्स सिट एंड डिस्कस द एजेंडा, और जब वो मेजॉरिटी से यानी मोर देन 51% वोटिंग से किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को पास कर देते हैं, एग्री कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। तो इनकी कंपनी का रूल था कि डायरेक्टर्स को क्या करना है, रेजोल्यूशन पास करवाना है शेयर होल्डर से बिफोर टेकिंग एनी लोन। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई, डायरेक्टर्स ने बोरो तो कर लिया पर उन्होंने रेजोल्यूशन पास नहीं किया। तो कंपनी को जब रॉयल ब्रिटिश बैंक ने स्यू किया यानी उसके अगेंस्ट केस फाइल किया, तो उन्होंने बोला कि वी आर डेफिनेटली एलिजिबल टू रिसीव बैक आवर अमाउंट। कंपनी ने बोला कि नहीं, डायरेक्टर्स ने जो काम किया वो उनके पावर से बियॉन्ड था और बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जाओ और जाकर हमारे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ो, और आपको वो पढ़ने के बाद ही हमें लोन देना चाहिए था। सो कंपनी हैव टोटली डिनाइड ऑन द फैक्ट कि हम नहीं लोन रीपे करेंगे। और बैंक ने बोला ये जो आपका मैटर है ना, वेदर टू पास रेजोल्यूशन और नॉट, you know whether to pass a resolution or not, that was an internal matter of the company as an outsider। हमें देखना चाहिए था आपके मेमोरेंडम में क्या लिखा है, हमने देखा था डायरेक्टर्स को अप्रूवल लेना है, हमने देखा था कि रेजोल्यूशन पास करना है। जब ये बॉन्ड हमें दिया गया तो दो डायरेक्टर्स और एक सेक्रेटरी ने साइन भी तो किया है ना इस बॉन्ड को, और जब इन दोनों पार्टीज ने मतलब इन तीन लोगों ने साइन कर लिया, कंपनी का कॉमन सील लग गया। सो दैट इज अ मेयर अजम्पशन, दैट इज अ वेरी बेसिक अजम्पशन दैट कंपनी के शेयर होल्डर से अप्रूवल ली होगी, राइट। सो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली कंपनी के मैनेजमेंट की है। एज आउटसाइडर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेमोरेंडम चेक करने की, हमने चेक किया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपका आर्टिकल्स चेक करने की, वी डिड चेक दैट, और हमने देखा कि आपके सेक्रेटरी के साइन होने ज़रूरी है, डायरेक्टर्स के साइन होने ज़रूरी है। आउटसाइडर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर इंटरनल मिसहैपनिंग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंदर जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं, जो भी इंटरनल झगड़े हो रहे हैं, उसके लिए आउटसाइडर को आप लायबल कैसे ठहरा सकते हो, राइट। ये एक लैंडमार्क केस बना है ना, 1856 में हुआ वो एक केस आज हमारे लिए इतना रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि ये बन गया हमारे लिए एक रूल, है ना। हम सब ने पढ़ा था इंडोर मैनेजमेंट, हम सब ने उसका एक्सेप्शन देखा है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट हमारे पास आ गया जिसे हमने टर्कविन रूल के नाम से भी पढ़ा है। नाउ व्हाट डज दिस टर्कविन रूल सेज या इंटरनल मैनेजमेंट सेज? वैसे तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बहुत आसान है कि हम किसी और को ब्लेम कर दें और बैंक को कह दें तुम्हारी गलती थी, तुमको देखना चाहिए था, बट कभी कभी वो थर्ड पार्टी की मिस्टेक नहीं होती है। ध्यान से देखो कि जजमेंट क्या आया, राइट। सबसे पहले सर जॉन जेविस ने जो पहला रूल दिया था, जो पहला डिसीजन दिया था, अंडर हिज रूल, अंडर हिज डिसीजन ही सेड द बॉन्ड वाज वैलिड, राइट। रॉयल ब्रिटिश बैंक डेफिनेटली एनफोर्स कर सकता है अपने कंडीशंस को, और
he simply said that bank was deemed to aware that the directors would borrow amount by the resolution only। ठीक है जी, उन्होंने क्या कहा, बैंक ऑब्वियसली ये अज्यूम कर सकता है कि डायरेक्टर्स अगर लोन लेने आए तो ऑब्वियसली उन्होंने इंटरनली रेजोल्यूशन तो पास किया ही होगा, क्योंकि रेजोल्यूशन इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट है आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स तो उन्होंने देखे ही हैं। रेजोल्यूशन अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट होता, अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट होता तो वहाँ पर बैंक की गलती होती, यहाँ बैंक की गलती नहीं है। ठीक है, ओके। बट बैंक ऑर्डिनरी कोर्स में क्या ये अज्यूम कर सकता है कि इस तरीके से सबमिट किया होगा, रेजोल्यूशन पास किया होगा? आंसर इज यस। बैंक कैन ऑब्वियसली डीम, यहाँ पर इंडोर मैनेजमेंट का इशू है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं है। अगर ये रेजोल्यूशन पब्लिक डॉक्यूमेंट होता तो हम कहते इट शुड हैव बीन द कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी कि बैंक को चेक कर लेना चाहिए था। बट क्योंकि ये जो केस है ये है इंडोर मैनेजमेंट का इशू, कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम, तो इसीलिए यहाँ पर किसी भी हालत में हम बैंक को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। इट इज़ द कंपनीज लाइबिलिटी, इट इज़ द कंपनीज लाइबिलिटी टू रीपे द अमाउंट। और जो आपके इंटरनल मैटर्स है वो आप लोग अपने आप में सुलझा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक केस से बच्चों दो चीज़ें हमें देखने को और समझने को मिली है। पहला, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, दूसरा इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमें सिंपली एक चीज़ समझाता है कि जो भी आउटसाइडर है, जब भी वो कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट करता है तो उसे कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देख लेने चाहिए। क्या मैम कोई भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स देख सकता है? जी बिल्कुल। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो कि कोई भी पर्सन प्रिस्क्राइब फीस देकर, इफ़ एप्लीकेबल, अगर कोई फीस एप्लीकेबल है तो वो प्रिस्क्राइब फीस देखकर डेफिनेटली इंस्पेक्ट कर सकता है। कंपनी के साथ कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अगर एज अ लेंडर कोई बंदा एंटर हो रहा है तो डेफिनेटली उसे चेक कर ही लेना चाहिए। नंबर 2, कंस्ट्रक्टिव नोटिस कभी कभी आउटसाइडर के लिए, कंपनी के लिए तो वो शील्ड है, बट आउटसाइडर के लिए एक बहुत बुरी तलवार की तरह काम करता है, बिकॉज एट टाइम्स आउटसाइडर इज नॉट मिस्टेकन, राइट? जस्ट लाइक आवर रॉयल ब्रिटिश बैंक। रॉयल ब्रिटिश बैंक की गलती थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट चेक कर लिए थे। अब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तुम रेजोल्यूशन पास करते हो या नहीं वो कोई भी आकर चेक नहीं कर सकता है, बिकॉज उस रेजोल्यूशन को रजिस्टर नहीं किया जाता। ओके मैम, आज भी क्या इस तरह की चीज़ होती है? गाइस लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, अभी बैंक्स कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा कॉशियस हो गए प्रैक्टिकली, आज के बैंक्स इतने ज़्यादा कॉशियस हो गए, अगर ऐसा कोई भी रूल है आर्टिकल्स में तो वो कहते हैं कि एक रेजोल्यूशन की कॉपी आप हमें भी सबमिट कीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल सिनारियो। बट 1856 में तो ये पहली बार हुआ था, और ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं। लॉ बनते हैं, लॉ में ल्यूपोल्स निकलते हैं, है ना, कमियां निकलती है, लोग उस कमियों का फ़ायदा उठाते हैं, उन ल्यूपोल्स का बेनिफिट लेते हैं, एंड देन लॉ वापस स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वैसा ही इस केस के बाद हुआ, काफ़ी सारे बैंक्स ने ये एक रूल बना लिया, अगर ऐसा कुछ भी पॉइंट है आर्टिकल्स में तो बैंक वैसे ही बोल देती है कंपनी के मैनेजमेंट को, प्लीज़ पहले ये रेजोल्यूशन की भी कॉपी सबमिट कर लीजिए, देन ओनली विल बी एबल टू प्रोसीड। बट उस समय क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था, फिर भी क्या बैंक को हम लोग एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? नहीं, दैट वाज इंटरनल प्रॉब्लम्स, दैट इज अ इंटरनल इशू ऑफ द कंपनी, एंड बिकॉज ऑफ द इंटरनल इशू ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले इश्यूज के लिए कोई बेचारा बाहर वाला कैसे जिम्मेदार होगा, और वो भी वो इंसान जिसने तुमको पैसे दिए हैं, राइट? सो दैट पर्सन वोंट बी हेल्ड लायबल इन दिस पर्टिकुलर केस। इट वाज डिसाइडेड बाय Jewis CJ that the judgment was in the favor of Royal British Bank, the creditor। जजमेंट किसके फेवर में गया? रॉयल ब्रिटिश बैंक के फेवर में, क्रेडिटर के फेवर में, कि आपको पेमेंट मिल जाएगा, कंपनी इज लायबल टू पे आउट ऑफ द एसेट्स। जितने भी अब एसेट्स बचे कुछ हैं उससे उन्हें पहले रॉयल ब्रिटिश बैंक का पेमेंट करना है, बाद में बाकी लोगों का करना है। और इसी रूल को इंडोर मैनेजमेंट रूल या टर्कविन रूल भी बोला जाता है। ठीक है,
इतना ही नहीं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था बच्चों, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अब अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको 2 साल के लिए, बाकी सब कुछ ट्रस्ट मी आप लोगों के लिए उतना रेलेवेंट नहीं। यू ऑल आर फाउंडेशन स्टूडेंट्स, और फाउंडेशन स्टूडेंट को डेफिनेटली सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों तो करना ही है, और 2 साल के लिए कहीं पर भी यू वोंट गेट इन लेस देन दिस पर्टिकुलर अमाउंट। सो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए आपको 18,900 रुपीज़ 2 साल का सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, विच यू कैन पे इन EMI ऑल्सो, ठीक है। और आपको कौन सा कोड यूज़ करना है? स्वाति10, SWTI10 स्वाति10। ओके गाइज, चलिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में मैं आपसे मिलती रहूँगी और कई सारी अमेजिंग बातें हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।